हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर का विज्ञान का सेट 4 2025 सेट नंबर 824 सीएम। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1 है। इसमें दिया हुआ है फिजिक्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है कि किसी लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो ये ऑप्शन दिया है मीटर, मीटर गुणे सेकेंड प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकेंड। जो लेंस होता है इसके क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, और एफ फोकस दूरी है और फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर, यानी कि 1/m। तो इसका आंसर होगा प्रति मीटर। तो पहले का सी ऑप्शन सही है। दूसरे ने कहा कि एक दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसमें अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 है और प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं सी से। सी बराबर दिया है इसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो फॉर्मूला होता है n बराबर c/v, यानी कि अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमको निकालना है क्या, माध्यम इसमें कांच है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना, यानी कि v निकालना है। तो यहाँ पे मान रखेंगे इसका 1.5 बराबर c का मान रखेंगे 3 × 10⁸ बटे v। अब v को लाते हैं इसके जगह 1.5 की जगह बाएं साइड, इसको लाते हैं हम लोग दाएं साइड। तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। अब ये 1.5 है तो दशमलव अगर हटाएंगे, या हम इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 1.5 है तो 1.5 होगा, यानी कि इसका दुगना 3 होगा, तो 2 बार में कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बटे, यहाँ दशमलव हटाएंगे, एक अंक पे दशमलव है दाएं साइड से, तो बटे में 10 हो जाएगा और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3 × 10 ऊपर गुणा हो गया गुणे 10⁸ बटे 15। अब 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चौथे का डी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है ऊष्मा H बराबर I² RT। तो इसमें I है धारा, R है प्रतिरोध, T है समय, H होता है ऊष्मा। इसमें लिखा हुआ है कि जब इसमें वैद्युत धारा को आधा कर दिया जाए तब उस केस में जो मान लेते हैं विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं I डैश, तो I डैश बराबर I/2 हो जाएगा। और उस समय मान लेते हैं उसमें है H, तो H डैश बराबर हो जाएगा I² RT। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे H डैश बराबर I डैश किसके बराबर है, I/2 के बराबर है, क्योंकि दूसरे केस में जो धारा है उसको आधा कर दिया गया है। तो हम I डैश के जगह I/2 लिखेंगे, तो हो जाएगा I/2 का होल स्क्वायर गुणे RT। तो H डैश बराबर ये हो जाएगा I² बटे 4 RT। तब यहाँ हो जाएगा H डैश बराबर इसमें 1/4 ये हो जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा I² RT। अब ये जो I² RT है ये किसके बराबर है, ये H के बराबर है, यानी कि तब हो जाएगा 1/4 H। यानी कि जब धारा को आधा कर दिया जा रहा है तो उत्पन्न ऊष्मा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो पांचवे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 6 में लिखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर
लगने वाला चुंबकीय बल का परिणाम निर्भर नहीं करता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिणाम निर्भर करता है वैद्युत धारा पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर और चालक की लंबाई पर। निर्भर किस पर नहीं करता है, वो होता है वैद्युत धारा की दिशा पर। तो 6वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में वैद्युत धारा का मान हो जाता है। लघु पतन कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसे विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। तो 7वें का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि C6H6 में C कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है। तो कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होती है हमेशा 4 ही होती है। ठीक है, तो 8वें का सी ऑप्शन सही होगा। 9 में है प्रबल बेस क्या है, यानी कि प्रबल क्षार क्या है। तो सबसे प्रबल क्षार होता है NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 9वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। तो इसमें O2 गैस केवल ये जो है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 को जब गर्म करते हैं तब हम लोग को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो 10वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 11 में दिया है कि साधारण ताप पर द्रव धातु है। तो साधारण ताप पर जो मरकरी होता है Hg, ये द्रव के रूप में होता है। क्वेश्चन 12 में लिखा है अवक्षेपण अभिक्रिया है। ए में दिया हुआ बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस H2SO4 जलीय, जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट ठोस और प्लस HCl अम्ल बनता है। तो इसमें ये जो अभिक्रिया होती है, जब बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट ठोस बनता है। ये एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है, और ये नीचे बैठ जाता है और बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें 12वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा कि ब्यूटेनॉल 2 का अणु सूत्र क्या है। तो ब्यूटेनॉल 2 का अणु सूत्र जो होता है ये ए होगा, C4H10O। विभाग 3 में बायो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 14 में लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट और अंधकार। हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोप्लास्ट चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट एवं सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन 15 में लिखा कि थायरोक्सिन हार्मोन बनने में किसकी आवश्यकता होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है और इसी कमी से घेघा रोग हो जाता है। तो 15वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा कि मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी F1 में लंबे एवं बौने का प्रतिशत था। तो 16वें का ए ऑप्शन सही होगा, 100% लंबे पौधे। क्वेश्चन 17 में लिखा कि निम्न में कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है। तो इसमें ताप, वायु और खनिज ये सब अजैविक हैं। तो जैविक घटक होगा ये हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं जो पाई जाती हैं ये पौधों में पाई जाती हैं। तो इसमें ये पत्तियों में पाई जाती है, स्टोमेटा में। तो 18वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में लिखा कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाले किस विकिरण से पृथ्वी से रक्षा करती है। तो ओजोन गैस जो होती है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो 19 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सुलमित है, यानी कि कौन सही है। तो इसमें केवल जो अमीबा होता है इसमें विखंडन होता है और विखंडन से इसमें प्रजनन होता है। तो 20 का ए ऑप्शन सही होगा। खंड व वर्णात्मक प्रश्न विभाग 1 में फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहले के पहले क्वेश्चन में कि नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यह दोष नेत्र गोलक की त्रिज्या कम हो जाने तथा लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण होता है। इस दोष को संशोधित करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये फिगर है, ये हम लोग का हो गया मानव नेत्र, ये लेंस है, नेत्र लेंस है और ये रेटिना है। तो जब इसमें किसी वस्तु को नज़दीक जो वस्तु होती है उसको जब रखा जाता है तो उसका जब प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना के पीछे बनता है। तो इसमें वो जो है ये
वस्तु है उसका प्रतिबिंब आई बन रहा है जो रेटिना के पीछे बन रहा है। जब उसमें हम लोग उत्तल लेंस लगाते हैं तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर बनता है, और ये हम लोग का है प्रतिबिंब ओ है जो एन स्थान में बन रहा है। फिर यह बनता है एन डैश पर, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो नज़दीक न बन करके उसका प्रतिबिंब दूर बनता है, और जो हमारा आँख है वो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है उसका लेंस। तो जब हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो उस केस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनता है। पहले के दूसरे क्वेश्चन में लिखा कि एक गोलीय दर्पण 16 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेमी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो इसमें वस्तु की दूरी दी है 16 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को यू सूचित करते हैं, तो यू बराबर हो जाएगा माइनस में लिखते हैं, -16 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण से 12 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। तो जब आभासी बनेगा मतलब ये जो दर्पण है इसके दूसरी ओर इधर बन रहा है, तो इधर की जो दूरी होती है हमेशा प्लस में लेते हैं, तो भी प्लस में हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है सबसे पहले इसमें आवर्धन, तो आवर्धन एम बराबर होता है दर्पण में माइनस का भी बटे यू, तो माइनस और भी हम लोग का 12 बटे यहाँ हो जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस कट गया प्लस हो जाएगा 4 से 12 3 बार में और 16 4 बार में, तो हो जाएगा 3/4, भाग देंगे तो आएगा 0.75। अब हम लोग को दर्पण का प्रकार बताना है, तो उसके लिए हमको दर्पण का फोकस दूरी निकालना होगा। अगर फोकस दूरी प्लस में आता है तो उत्तल दर्पण होगा, अगर माइनस में आएगा तो अवतल दर्पण होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग दर्पण सूत्र लिखते हैं। दर्पण सूत्र से फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F बराबर 1/V है हम लोग का 12, तो आप लिखेंगे 12, फिर प्लस 1/U है माइनस का 16, यहाँ -16 लिखेंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो 1/F बराबर 1/12 माइनस 1/16, 16 12 कैल्शियम ले लेंगे, तो 16 12 कैल्शियम हो जाएगा हम लोग का 48, 12 चौक 48 और 16 3 48। तो यहाँ हो जाएगा तो हम लोग का 1/F बराबर 4 में से 3 घटाएंगे 1/48, तो F बराबर आ गया 48 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी प्लस में आया है, इसका मतलब जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन 2 का पहला है कि उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए नामांकित क्रियानारेख बनाइए। तो उत्तर होगा कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। और इस वस्तु ये भी है, इसको लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है। तो जब यहाँ से प्रकाशीय किरणें गुजरती हैं तो एक फोकस से होकर जा रही है और एक प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, लेकिन प्रतिबिंब तभी बनता है जब अपवर्तित या परावर्तित प्रकाशीय किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ तो आगे बढ़ाएं तब कहीं नहीं काट रही हैं, जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे यहाँ ये इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। तो A डैश B डैश जो इसका होगा आभासी प्रतिबिंब होगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है कि एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें वस्तु की दूरी दिया 15 सेंटीमीटर, तो U बराबर लिख लेंगे। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखते हैं क्योंकि वस्तु हमेशा हम लोग बाएं साइड रखते हैं लेंस या दर्पण के, तो U बराबर होगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसमें आवर्धन दिया हुआ है 3 गुना और लिखा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, यानी कि जो आवर्धन होगा वो माइनस में होगा, तो M बराबर हो जाएगा -3। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता तो आवर्धन प्लस में लेते, लेकिन यहाँ उल्टा बन रहा है तो M बराबर -3 होगा। और लेंस के आवर्धन का सूत्र होता है V/U, तो बराबर -3, U बराबर माइनस का 15, तो V/, यहाँ लिखेंगे -15 बराबर -3, -15 गुणा करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 15 × 45, तो V बराबर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसमें लेंस की फोकस दूरी। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेंस सूत्र होता है 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F बराबर
1/V है 45, तो हो जाएगा 1/45। उसके बाद माइनस 1/U है माइनस का 15, यहाँ -15 लिखेंगे। तो 1/F बराबर 1/45 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/15। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 45 का एलसीएम 45 होगा। 45 से कम 45 यहाँ 1 हो गया, 15 तो 45 यहाँ 3 हो जाएगा। तो 1/F बराबर 4/45। फोकस निकालना है तो F तो नीचे हर में है तो इसको उल्टा करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 45/4 और भाग देंगे तो आएगा 11.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 का पहला दिया गया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें चित्र दिया हुआ है, इसमें हम लोग को निकालना है अमीटर ए में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो उसके लिए पहले हमको निकालना होगा इसमें तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों प्रतिरोध जो हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, और ये दोनों प्रतिरोध जो हो जाएंगे ये हो जाएगा समांतर क्रम में। उसके बाद जो पूरे का मान निकलेगा पर ये प्रतिरोध और ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें, माना R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, इसको मान लेते हैं R3 बराबर 5 ओम और R4 बराबर है 1.5 ओम, ठीक है, और विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 8 वोल्ट। तो पहले इसमें 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। पहले यहाँ हम लिखेंगे कि R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध तो जब श्रेणी क्रम होता है तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं सीरीज, ठीक है, सीरीज कनेक्शन। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, तब RS बराबर R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में जब जुड़ा होगा तो प्रतिरोध को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा R1 है इसमें 2 ओम और R2 है 3, तो हो जाएगा हम लोग का 5 ओम। अब इसके बाद जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकला ये RS के बराबर है। अब इसमें RS और ये प्रतिरोध दोनों अब समांतर क्रम में हो जा रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पुनः RS तथा जो 5 ओम है इसको हमने माना है R3, तो RS तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो फॉर्मूला होता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, या 3 रहेंगे तो 1/R3 हो जाएगा। तो इसमें तुल्य प्रतिरोध जब इसको हम लिख लेते हैं RP से डिनोट कर देते हैं, दर्शाते हैं, P से हो जाएगा पैरेलल। तो RP बराबर 1/RS प्लस 1/R3, तो 1/RP बराबर RS है इसमें 5 और प्लस R3 भी है 5, इसका एलसीएम 5 होगा, 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो RP बराबर हो जाएगा 2/5 1/RP बराबर, सॉरी, तो RP जब निकालेंगे तो होगा 5/2, यानी कि भाग देंगे तो 2.5 ओम ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरे जो प्रतिरोध निकला है ये RP के बराबर निकला है। तो RP और ये जो प्रतिरोध है यानी कि जो R4 है ये अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये हो जाएगा हम लोग का R बराबर RP और प्लस R4। तो RP निकला है 2.5 और R4 है 1.5, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 ओम। हमको निकालना है धारा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि धारा I बराबर होता है V/R और इसमें V है 8 वोल्ट, तो 8 इसमें I है 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर होगा 2 एम्पियर। क्वेश्चन 3 का दूसरा है कि वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है।
इसका उत्तर है कि वैद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है तथा इसका प्रतिरोधकता भी उच्च होती है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उच्च प्रतिरोध के कारण तंतु बहुत गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है। उच्च गलनांक के कारण यह पिघलता नहीं है। क्वेश्चन 4 का पहला है कि दो कारकों को बताइए जिन पर धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। उत्तर है कि धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला, परिनालिका में फेरों की संख्या, और दूसरा, परिनालिका में प्रवाहित धारा की तीव्रता। परिनालिका में जितनी ज़्यादा फेरों की संख्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही तीव्र होगा, अधिक होगा। उसी तरह परिनालिका में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, धारा का मान जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। चौथे का दूसरा में लिखा है कि विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले विद्युत चुंबक है, इसे नर्म लोहे के क्रोट पर तार की कुंडली लपेटकर बनाया जाता है। इसमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है, यानी कि जब विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हम लोग एक नर्म लोहे का क्रोट लेते हैं, उसके ऊपर तार की कुंडली बनाते हैं, और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तभी चुंबक बनता है। जैसे विद्युत धारा बंद कर देंगे फिर से उसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। अगला है स्थायी चुंबक, इसे स्टील से बनाया जाता है और इसमें चुंबकीय गुण अस्थायी होते हैं, मतलब इसमें चुंबकीय गुण जल्दी खत्म नहीं होते हैं। तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। उत्तर है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाएगा। क्वेश्चन 4 का दूसरा है, प्राय निम्न वैद्युत आपूर्ति तारों के वैद्युतरोधी आवरण के रंग क्या होते हैं। पहला, वैद्युन्मय उदासीन तार, भूसंपर्क तार। किसी वैद्युत साधित्र को भूसंपर्क करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर होगा कि वैद्युन्मय तार का रंग सामान्यतः लाल होता है, उदासीन तार का रंग काला तथा भूसंपर्क तार का रंग हरा होता है। किसी वैद्युत साधित्र को भूसंपर्क करने का मुख्य उद्देश्य बिजली के झटके से बचाना होता है। जब किसी वैद्युन्मय तार या उपकरण में खराबी आ जाती है और जब कोई व्यक्ति उसे छूता है तो धारा पृथ्वी में प्रवाहित हो जाती है तथा व्यक्ति को बिजली का झटका नहीं लगता है। उपभाग 2 में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है। अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण का विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को 3 पदों में प्राप्त किया जाता है, भर्जन, प्रगलन और शुद्धिकरण। अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है। इसमें एनोड अशुद्ध कॉपर होता है तथा कैथोड शुद्ध कॉपर होता है। वैद्युत अपघट्य के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन का उपयोग किया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से अशुद्ध कॉपर आयन के रूप में विलयन में घुल जाता है और कैथोड पर जमा हो जाता है। एनोड के नीचे अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में एकत्र हो जाती हैं। अब यहाँ ये चित्र है, इसमें ये हम लोग का कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड में तांबे का शुद्ध छड़ लेते हैं हम, कॉपर का लेंगे, कॉपर का शुद्ध छड़, और इसमें कॉपर का अशुद्ध छड़ होता है। तो इसमें जो शुद्ध होगा वो होगा कैथोड, जो शुद्ध होगा एनोड। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध कॉपर की जो छड़ है, इसमें से जो कॉपर आयन होगा वो इसके विलयन में, जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जो वैद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग करते हैं, उसमें घुल जाता है और फिर यह धीरे धीरे इसमें शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होने लगता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड पंख के रूप में एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं। क्वेश्चन 6, तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचायक तथा अपचायक पदार्थ कारण सहित चुनिए। ये में है Sn++। Sn जो होता है टीन का संकेत होता है, Sn++ जलीय इक्वल टू Sn++++ जलीय। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आयन है इसमें 2 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में Sn++ 2 इलेक्ट्रॉन खोकर Sn
प्लस 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 में परिवर्तित हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। Sn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसलिए Sn प्लस प्लस अपचायक पदार्थ है। बी में है Fe प्लस 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 जलीय इक्वल टू Fe प्लस प्लस जलीय। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो जब ग्रहण करेगा तो इसमें इसका एक आवेश जो एक चार्ज है वो कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। उत्तर में लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में Fe प्लस 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 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe प्लस प्लस में परिवर्तित हो रहा है, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। और Fe प्लस 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 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यह एक उपचायक पदार्थ है। सी में है सोडियम ठोस और ये बन रहा है Na+। इसका मतलब सोडियम में अपना एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो उसमें आयन आ जा रहा है, धन आयन आ जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा किस अभिक्रिया में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खोकर Na+ में परिवर्तित हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। Na इलेक्ट्रॉन सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए सोडियम अपचायक है। छठवें का दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान लिखिए। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, क्योंकि जल जो होता है वो उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। क्वेश्चन 7 का पहला है कि निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिकों के उपयोग लिखिए। ये में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियों को बनाने में तथा टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। बी है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ा और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सी है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भोजन पकाने में भी किया जाता है। सातवें का दूसरा क्वेश्चन है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये में है एथेनॉल को जब पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो इसका रासायनिक अभिक्रिया होगा 3CH3CH2OH प्लस 2K2Cr2O7 प्लस 8H2SO4 इक्वल टू 3CH3COOH प्लस 2Cr2SO4 होल 3 प्लस 2K2SO4 प्लस 11H2। तो इसमें जब एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है एथेनोइक अम्ल। बी में लिखा है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो जब इसमें एथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो बनता है एथिल एसीटेट CH3COO CH2CH3 और प्लस जल H2O। सी है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाती है। तो जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 से कराई जाती है तो बनता है सोडियम एसीटेट CH3COO Na, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्वेश्चन 7 का अथवा है कि पहले में लिखा है क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको, जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिप्सम CaSO4.2H2O। बी है कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सी में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 शुष्क की क्लोरीन गैस शुष्क से अभिक्रिया कराई जाती है। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है विरंजक चूर्ण CaOCl2 सॉलिड और प्लस H2O जल बनता है। क्वेश्चन 2 है साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया को समझाइए। उत्तर जब साबुन को जल में घोला जाता है तब साबुन के अणु गंदगी के कणों को घेरते हैं। इसका जल विरागी सीरा गंदगी के कणों से चिपक जाते हैं, जबकि आयनिक सीरा पानी की सतह पर होता है। इस प्रकार की गोलाकार संरचना को मिशेल कहते हैं। गंदगी के कण में मिशेल फंस जाते हैं। ये मिशेल पानी में घुलकर एक स्थिर पायस बनाते हैं, जिससे कपड़ों की गंदगी पानी के साथ अलग हो जाती है तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। इस क्रिया को साबुन
का निर्मलीकरण कहते हैं।